आपका स्वागत करता हूँ आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए आज हम आगे टॉपिक पे बात करते हुए 6 चैप्टर को पढ़ते हैं और 6 चैप्टर में जो हम टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक पर हम आपसे बात करते हैं और उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो सीबीएसई की तरफ से सपोर्टिंग मटेरियल होता है उसे मैंने डाउनलोड किया है और उससे ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ कंटेंट बाहर का नहीं ला रहा, इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि वो बुक्स में क्वेश्चन वो आस्क नहीं किए जाते जो हम बाहर से पढ़ाते हैं। अगर आपको तब भी लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास बहुत हैवी मटेरियल्स हैं, मैं उनसे भी पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं समझता हूँ कि उतनी ही नॉलेज देनी चाहिए जितना आपके लिए सफिशिएंट हो। ज्यादा नॉलेज लेकर सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स में आप भटक जाएंगे लिखेंगे अगर आंसर। तो मैं वही चाहता हूँ कि आपको उतनी ही नॉलेज मिले जितना आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और सपोर्टिंग मटेरियल से आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सपोर्टिंग मटेरियल में यही उठता है, पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप ब्लेम मत करिएगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो सबसे पहली बात ये उठती है सामने आकर कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों तथा शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों के मध्य सौहार्द वातावरण निर्माण करने की भूमिका निभाते हैं। किस लिए अंतर्राष्ट्रीय से इम्पोर्टेंट है संगठन? इसीलिए क्योंकि ये शांति, समाधान, विवादों का निपटारा, जैसे मैं कहता हूँ आपसे और आपके पड़ोसी की लड़ाई हो गई तो दोनों के पड़ोसियों की लड़ाइयों को निपटाएगा कौन? तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन निपटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके बारे में बात करते हैं, वो निपटाने की कोशिश करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए इम्पोर्टेंट है, वातावरण का सौहार्द बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो 4 पॉइंट्स हैं, आपके आंसर भी बन गए कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर ये रहा, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए, पहला। दूसरा, युद्धों की रोकथाम में सहायक होते हैं। तीसरा, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक है। चौथा, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। ठीक है, पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और छठा, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। अब वैश्विक ताप वृद्धि क्या है भाई? देखो, सीएफसी का लेवल बढ़ रहा है। अब सीएफसी का लेवल बढ़ने के कारण ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के कारण आपका क्या हो रहा है? आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उन सबको रोकने के लिए भी ये सब जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीएफसी गैसेस निकल रही है, ओजोन लेयर में डिप्लीमेशन हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए भी ये सब क्या कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। थोड़ा यूएनओ के एक बार इतिहास पे ध्यान देते हैं फिर से। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था बनी जिसने कि युद्ध ना हो उसे रोकने का बहुत अथक प्रयास किया। ठीक है, अथक प्रयास किया और उसी प्रयास में उसने एक संस्था का निर्माण हुआ उस समय, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन था। लेकिन यह दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, जिससे इसकी जो उपयोगिता थी या इसकी जो मौजूदगी थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। जब इसकी मौजूदगी पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे तो यहाँ तक लोगों को लगा कि नहीं, अब लीग ऑफ नेशन वो काम नहीं कर सकता जो वो करने के लिए बना था। तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई तो 24 अक्टूबर 1945, डेट याद रखिएगा बेटा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ की स्थापना की। तो यूएनओ की स्थापना की जो समय थे उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य थे। इसकी संस्थापक सदस्य भी शामिल था। मई 2013 में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई और लास्टवां सदस्य इसमें कौन जुड़ा? दक्षिणी सूडान जुड़ा। लास्टवां सदस्य कौन जुड़ा? दक्षिणी सूडान जुड़ा। 6 मेंबरों ने पहले हस्ताक्षर किए, उसके बाद इस पर दक्षिणी सूडान जुड़ा। अच्छी तरह से मैंने बुक में बताया है कौन कौन जुड़ा, कैसे जुड़ा। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट नॉलेज है। ये देखिए, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है आपका महासभा, ठीक है। दूसरा है आपका सचिवालय। तीसरा सुरक्षा परिषद। चौथा आर्थिक सामाजिक परिषद। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा न्यायसिता परिषद। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा न्यायसिता परिषद। ठीक है, चलिए आ जाइए एक एक करके इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है यहाँ पर
तो मैंने आपको बताया कि 6 इम्पोर्टेंट अंग हैं, जैसे आपको दिखा सकता हूँ मैं 6 इम्पोर्टेंट अंग कौन से हैं। ये देखिए 6 इम्पोर्टेंट अंग है। पहला सचिवालय है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायिका परिषद। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल वाइज जानने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। पहली बात पढ़ते हैं हम सुरक्षा परिषद की। तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन है? चाइना, अमेरिका, ठीक है, चाइना, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। चाइना, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, चाइना, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो 5 अस्थायी सदस्यों के पास अपना परमाणु बम है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है। वैसे बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता। जबकि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये जो होता है हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 साल बाद इनका नंबर चेंज होता रहता है। कभी भारत बनेगा तो कभी पाकिस्तान, कभी दक्षिणी सूडान। तो मतलब ये 10 का अस्थायी होते हैं, उनकी सदस्यता की संख्या क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है सुरक्षा परिषद का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या करता है ये? तो शांति और सुरक्षा कायम करना और सैन्य कार्यवाही करना। किसी भी देश के ऊपर सैन्य कार्रवाई करना करता है तो ये करता है, और शांति और सुरक्षा कायम करने का जिम्मा भी यही उठाता है। एक खास बात, इनके जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है? एक ऐसी पावर जो कोई भी बहस को या कोई भी मुद्दे को स्थगित करा सकती है। ऐसी पावर कि जो क्या कर सकती है? किसी भी मुद्दे को स्थगित करा सकती है। वीटो पावर एक प्रकार का वो पावर है जिसपे क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज पर रोक लगाने वाली पावर को वीटो पावर कहा जाता है। जबकि 10 अस्थायी सदस्य जो है उनके पास ऐसे कोई पावर नहीं है। अगला जो है हमारा महासभा है। महासभा में कुल 193 देश है और महासभा को ही अंतरराष्ट्रीय या विश्व संसद भी कहा जाता है। महासभा को अंतरराष्ट्रीय या विश्व संसद भी कहा जाता है। कारण इसको कहने का, क्योंकि प्रत्येक देश से 2 सदस्य यहाँ चुनकर आते हैं। कितने? 2 सदस्य। तो 193 गुना 2 कर दो, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 19, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब सदस्य यहाँ बैठ जाते हैं। तो न्यूयॉर्क में भी इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य प्रवेश कैसे करते हैं, निलंबन क्या है, बजट पारित करना है, ये सब काम इसका है कि कौन कौन आएगा, कौन जाएगा, ठीक है, किसको हटा देना है, किसको रखना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं उस पर बहस करने का काम सारा यही करता है आपका महासभा। तीसरा जो होता है वो होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये देखिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होता है, मेरे हिसाब से अब इसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। कारण क्या है इसकी उपयोगिता खत्म होने का? क्योंकि अब किसी को आजादी नहीं दिलवानी, सारे देश आजाद हो चुके हैं। लास्ट जो उन्नति 1994 में पलाऊ को स्वतंत्र होने पर स्थगित कर दिया गया था। इसको जो आपका ये है इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन एक पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। और सदस्य देशों की संख्या इसकी 14 है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, ठीक है, 15 न्यायाधीश जो होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो 8 वर्ष के लिए चुना जाता है, 8 ईयर्स के लिए चुना जाता है। और उसके बाद जो ये अन्य होते हैं उन्हीं में से कोई एक चुनकर अंतर्राष्ट्रीय। इसमें क्या होता है? इसका नीदरलैंड के हेग में है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। और इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? तो दो देश के बीच जब कोई भी चीज को लेकर विवाद हो जाता है ना, तो उस विवाद और झगड़े को ये सीमा विवाद पर विचार करने के लिए करता है। जैसे आपका कश्मीर मुद्दा है ना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फंसा हुआ है। आपका कुलभूषण यादव का मुद्दा है जो है, तो वो सब इन सब कोर्ट में चलता है, ठीक है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। सचिवालय होता है, एक इसके महासचिव होते हैं सचिवालय के, जहां से यूएनओ का सारा कामकाज संभाला जाता है, और इसके अन्य कर्मचारी होते हैं। देखो, सचिव में एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी, वो आपके महासचिव हैं सचिवालय के। इसका भी ऑफिस जो है न्यूयॉर्क में। एक इसको छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सबका ऑफिस न्यूयॉर्क में ही है। संयुक्त राष्ट्र का नित्य कार्यों का संचालन करता है। जितने भी कार्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र में, सारे कार्य, बजट पारित करना, सदस्यों का निलंबन करना, फाइलें बनाना, उसे तैयार करना, सदस्यों के कार्यों को देखना, उसके लेखा तैयार करना, सबका काम सचिवालय में ही होता है। उसके बाद लास्ट जो होता है लास्ट जो है हमारा आर्थिक सामाजिक परिषद है।
अब आर्थिक सामाजिक परिषद को जान लेते हैं, क्या होता है आर्थिक सामाजिक परिषद। तो यहाँ देखिए इसके सदस्य देशों की संख्या 57 है, इसका भी ऑफिस न्यूयॉर्क में। ये क्या करता है कि महासभा की रिपोर्ट भेजेगा, महासभा की रिपोर्ट भेजेगा कि कहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी, इन सब चीजों को रिपोर्ट करने का काम क्या करता है आर्थिक और सामाजिक परिषद करता है। नाम ही इसीलिए ऐसा दिया गया आर्थिक और सामाजिक परिषद, जहां पर क्या कर सके प्रत्येक लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से ये क्या कर सके एक दूसरे को जोड़ सके, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को क्या कर सके ये जोड़ सके, इसीलिए इसको बारे में कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट अंग है जिसके बारे में मैंने बताया, देख लीजिए 15 सदस्य हैं टोटल सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तथा जो अस्थायी सदस्य हैं वो देखो ये रहे जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों को वीटो निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है, वीटो की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे और कार्य की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग पर जोर पकड़ने लगी। मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र के जैसे ही बना है तब से लेकर आज तक इसके ढांचे में सुधार की बात कही जा रही है और बार बार लोग मांग उठाते रहेंगे, या सदस्य जो राष्ट्र के सदस्य हैं यूएनओ के वो मांग उठाते रहेंगे इसमें चेंज होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे काफी लॉजिक है। चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर चेंज हो गया तो हो सकता है जो बड़े बड़ी कंट्रियां हैं वो इंटरेस्ट न दिखाएं यूएनओ में, तो फिर उनके एक छत्रप दबदबा हो जाएगा और फिर ये छोटे जो विकासशील देश हैं उनको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी व अस्थायी सदस्य को बढ़ाने पर भी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण के मसले पर, मानव अधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की ओर से अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। महासचिव संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं और वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है जो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। ये देखो ये 9 महासचिव बने हैं लाइन से, उनके नाम है। 9वें जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं जो 2017 में वर्तमान में बने हुए थे। 2017 में बने थे, 3 साल हो गया इन्हें बने हुए। पुर्तगाल के थे, इससे पहले बान की मून थे, ठीक है। सबसे पहले जो थे वो ट्रिग वैली थे, ठीक है। ये रहे ट्रिग वैली, सबसे पहले थे, नॉर्वे के थे, ठीक है। 1946 में 52 तक बने थे। इनका कार्यकाल जो होता है याद रखिएगा, इनका कार्यकाल जो होता है जैसे आप देख रहे होंगे तो इनका कार्यकाल देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें इनका कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है। यहाँ देखिए 46 से जो है 52 छह साल का अप्रोक्सीमेटली गैप है। यहाँ 53 से 61 तो 8 3 11 8 साल हो गए। ये 10 साल के लिए, ये 9 साल के लिए, तो कोई फिक्स टाइम नहीं, कभी तक रह सकते हैं जब तक समर्थन प्राप्त होता रहेगा। जब तक समर्थन प्राप्त है तब तक आप इस सीट पर, पद पर बने रह सकते हैं। समर्थन खत्म और पद को छोड़ना भी पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देता रहा है। भारत को क्यों सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आएगा कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य क्यों बनाना चाहिए, उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट कारण है। तो ये देख लीजिए, भारत में सुरक्षा परिषद अस्थायी, पहला वहां पर भारत बताया गया है कि एक बड़ी आबादी वाला देश होना चाहिए, तो भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, स्थिर लोकतंत्र, मानव अधिकार के प्रति निष्ठा है इसकी, ठीक है। उभरती हुई आर्थिक ताकत है भारत। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान दे, चाहे थोड़ा सा ही दे लेकिन देता है। शांति बहाली के लिए भारत ने योगदान दिया है। इसीलिए ये सारे मुद्दों से ये लगता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय जो आपका सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होना चाहिए भारत को। और भारत संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में लगातार अपना योगदान देता रहा है, चाहे वह शांति का विषय हो या निशस्त्रीकरण का, या दक्षिण कोरिया का संकट हो, सुएज नहर का मामला हो, या कोई कुवैत इराक पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की रक्षा, उपनिवेशवाद, रंगभेद की नीतियों तथा सेक्शन, आर्थिक ताकत और सांस्कृतिक गतिविधियों में भारत की भूमिका बनी रहती है। और भारत ने हमेशा ही अपनी भूमिका को बहुत जोर शोर से समझाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश भी की है सबको कि भारत एक मजबूत दावेदार है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का, मजबूत दावेदार है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं, जैसे
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, जैसे WHO है, पार्ट्स जो उसके लिए काम करते हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, UNDP है, UNHRC है, UNHCR है, ठीक है, अंटार्क्ड है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके विषयों के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इनका वर्क क्या है। एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विश्व WHO की बात मैं करता हूँ। देखिए मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि माउस काम नहीं करता उतना बढ़िया तरीके से, राइटिंग पैड है नहीं मेरे पास, तो सो मैं ऐसे ही लिखवाने की कोशिश करता हूँ आपको बताने की। आप सुनिए और उसको जानने की कोशिश करिए, या तो लिखना चाहें तो लिख लें। देखो बात करते हैं WHO की। तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, अब 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, वहां पर है। काम क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, ये बना क्यों था? ये इसलिए बना था ताकि विश्व में समस्त लोगों को, जितने भी लोग हैं विश्व में, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके। क्या की जा सके? स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके। ठीक है। दूसरा जो है इसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरल, ये इकोनॉमिकल अब एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है। काम क्या है? काम इसका है विश्व भर में शांति व शिक्षा के लिए ये विज्ञान संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान और राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। जितने भी राष्ट्र हैं उसके मध्य निकटता की भावना का निर्माण करता, अर्थात राष्ट्रों को एक दूसरे के पास लाता है और चीजों को विश्व विरासत की सूची में भी शामिल करता है। विश्व विरासत की क्या करता है? सूची में भी शामिल करता है। उसके बाद हमारे पास है यूनिसेफ। कौन सा है? यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है, ये यूनिसेफ जो करता है वो ये करता है कि यूनिसेफ क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। ये बाल कोष चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है। ये चिल्ड्रन के एजुकेशन के फंड को जुटाता है और प्रत्येक देश में जो चिल्ड्रन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिनको स्वच्छ पोषण नहीं मिल पाता, आहार नहीं मिल पाता, या शिक्षा नहीं मिल पाती, या लेबर मजदूरी जो कर रहे हैं, उन सबको बचाने का ये क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। UNDP जो होता है ये आपका HDI रिलीज करता है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यही रिलीज करता है। उसका ही काम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब प्रत्येक देश के विकास के लिए कार्य करना ही इसका इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये करता है, प्रत्येक देश के विकास के लिए काम करता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। हमारे पास एक आता है UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो जून 2006 में हुई थी, आई थिंक, इसकी स्थापना। और इसी ने जो मानव अधिकार आयोग का रूप लिया था, यही जो यूनाइटेड नेशन स्टार्ट किया वही मानव अधिकार आयोग का रूप उसने लिया। ठीक है। यह संस्था जो है यह महासभा के अधीन है, सीधा ये वाली संस्था सीधा महासभा के अधीन है, सारे नियम कानून महासभा चलाएगी इस पर। और इसी को एवज में ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग आया था, यूनाइटेड नेशन कमीशन जो आया था, जो 1991 में म्यांमार में लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की ओर से दायर किया गया था, ये वाला। ठीक है, ये उन्हीं की अध्यक्षता में आया था, यहाँ पर उन्हीं की अध्यक्षता में आया था और वही हमें इसके बारे में क्लियर बता सकते थे कि क्या है ये। नहीं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी आयोग है। शरणार्थी मतलब क्या होते हैं? जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो अपनी एक जगह के छोड़कर दूसरी जगह जो आते हैं, माइग्रेंट जो होते हैं, उनके लिए आयोग बनाया गया था ताकि उनके अधिकारों को किसी भी प्रकार के हनन न हो सके। और ये अंटार्ड होता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो ये विकास के लिए, ये ट्रेड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं और हैं जिनके बारे में हम पढ़ना भूल गए आपके बुकों में, तो कुछ संस्थाओं के बारे में हम बताना भूल गए।
तो ऐसा कुछ कि भूले नहीं है, अभी भी बता सकते हैं, परंतु वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो सो लंबा नहीं करना चाहते हम। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स में वीडियो को बनाकर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे हम आपको और बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र के संघ के उद्देश्य और सिद्धांत क्या है। तो पहला देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रों के बीच सुरक्षा बनाए रखना, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधि व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान पूर्वक लागू करवाना, राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना, प्रादेशिक अखंडता जो है और राजनीति में जो स्वतंत्रता है उसका आदर करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय क्या हैं। क्यों अधिक प्रासंगिक बनाया जाएगा? पहली बात कि ये क्या करता है, शांति संस्थापक आयोग का गठन कैसे और इम्पैक्ट वाइज बनाया जा सकता है, कैसे ये और देशों के ऊपर अच्छे से अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। पहला तो एक शांति स्थापक आयोग का गठन करना चाहिए इसे। दूसरा, मानव अधिकार परिषद की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, और विकास का लक्ष्य प्राप्त करने पर सहमति होनी चाहिए। प्रत्येक देश की एक टारगेट बनाए और उसको अचीव करने के लिए सभी देश एक साथ काम करें। दूसरा, एक लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए, जहां पर क्या हो सके, किस पर बातें हो सके, लोकतंत्र के ऊपर बातें हो सके, लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए। और आतंकवाद के सभी रूपों में खत्म करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप का आतंकवाद हो, पर्टिकुलर खत्म कर देना चाहिए। और न्यायशीदा परिषद की समाप्ति हो गई है, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं ऊपर। ट्रस्टीशिप जो आजादी का काम करवाती थी, देश के आजाद करने का। आज एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व है और पूर्ण विश्व पर हो चुका है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका की ताकत का पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका को इसके बजट में योगदान अधिक है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिका के भू क्षेत्र पर स्थित है, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वह मंच है जहां अमेरिका के शेष विश्व के नेता वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, सारे देश अगर मिलजुल कर बात करें ना, जो मैं क्लियरली बताता हूँ, मिलजुल कर बात करें तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका मानेगा नहीं, अमेरिका मानेगा भी और चीजों को करेगा भी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को गैर सरकारी संगठन है, जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है लेकिन गैर सरकारी संगठन है जो पढ़े जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन है जो निरंतर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। क्या होता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग? तो ये देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है ये। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में जो है आपका, यहाँ देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में यहाँ पर देखिए, शीत युद्ध के बाद कुछ समय जो है लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 189 देश हैं, और जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और ये क्या करता है, ये भी ऋण देने का काम करता है, ऋण देकर प्रत्येक देश के विकास करने का काम करता है। इसी का नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्या नाम है इसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका नाम। ठीक है, तो IMF वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना और वित्तीय तकनीक में सहायता मुहैया कराना। उसके बाद एक संस्था है जिसका नाम है हमारा WHO मानव विकास की शिक्षा और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करते हैं। आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। एक है WTO जो था गेट जो था उसका नाम 1995 में बदलकर WTO रखा गया। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि जो ट्रेड करते हैं, जो राष्ट्र एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, उनके लिए क्या करता है ये उनके लिए नियम कानून तय करता है। ठीक है, एक है हमारे पास IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी। ठीक है, यह संगठन परमाणविक वर्क ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इसका काम यही है। एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय वो लंदन में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मुख्यालय बता रहा हूँ। यह एक स्वयंसेवी संगठन और पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के, ह्यूमन राइट वॉच क्या है आपको पता है, यह स्वयंसेवी संगठन और मानवाधिकार की वकालत करके अनुसंधान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ये भी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसका भी जिनेवा में है हेडक्वार्टर, और ये हिंसा में पीड़ित